ये कहानी है दो जाबाज पुलिस ऑफिसर माइक और मार्कस की, जिनकी कहानी से इंस्पायर होकर बॉलीवुड में बनी बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, जिसकी फ्रेंचाइजी की 4th मूवी में हम माइक को देखते हैं जो अपने शादी के लिए अपने दोस्त मार्कस को लेने के लिए खुद पहुंचता है और अपनी शादी में लेट ना पहुंचने के डर से वह अपनी पोर्शे 911 टर्बो को बहुत स्पीड में चलाता है, जिस रफ्तार से घबराकर मार्कस माइक को कहता है, माइक देख, उम्र हो चुकी है मेरी, मुझे समय से पहले नहीं मरना, थोड़ा धीरे चला दोस्त, नहीं तो तेरी भाभी के बच्चे अनाथ हो जाएंगे। जिस पर माइक उसे फ्यूचर में जल्दी रेडी रहने की एडवाइस देता है, जिसे सुन मार्कस कहता है, भाई एक काम करो, शॉप पर रोक दे, मुझे जलजीरा पीना है यार। और माइक उसे सिर्फ 19 सेकंड का समय देकर अपनी कार रोकता है और उसे शॉप में भेज देता है। लेकिन मार्कस, जो कि एक भुक्खड़ किस्म का इंसान है, वह शॉप में पहुंचने पर जलजीरे के साथ साथ कुछ कैंडी भी देखता है और साथ ही उसे सॉसेज देखने पर उसे भी खाने का मन हो जाता है, जिस कारण वह शॉप ओनर से बोलता है, ये सॉसेज ताज़ा हैं क्या? एक काम कर, जल्दी से इस पर मेयोनीज का छींटा मार और फटाफट पैक कर दे दे। लेकिन तभी वहाँ एक चोर पहुँच जाता है जो मार्कस पर गन पॉइंट कर उसको सब कुछ निकालने के लिए बोलता है, जिस कारण मार्कस घड़ी देखते हुए कहता है, यार देख अभी समय नहीं है मेरे पास। लेकिन तभी माइक शॉप में आ जाता है और मार्कस से कहता है, मार्कस क्या कर रहा है तू? सॉसेज खा रहा है यहाँ पर? इतना खा कर फट जाएगा एक दिन, चल जल्दी कर, हम लेट हो रहे हैं। जिस पर मार्कस माइक से कहता है, यार देखना इसके हाथ में घोड़ा है। जिसे सुन माइक कहता है, उसके पास तो सिर्फ घोड़ा है और मैं एक पागल हाथी हूँ। जिस कारण मार्कस उस चोर को डराते हुए कहता है, गन नहीं निकालनी थी रे, पागल हाथी है वो, मेरा साथी है वो। लेकिन तभी माइक उस चोर के पैर पर गोली चला देता है और वे दोनों वहाँ शॉप के ओनर को पुलिस को बुलाने का बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद माइक मार्कस के साथ अपनी शादी में पहुँचता है और कैथरीन नाम की लड़की से शादी करता है, जिस शादी में उसके बहुत से कलीग जैसे रीटा और उसका बॉयफ्रेंड, माइक के एक्स बॉस कैप्टन हॉवर्ड की बेटी जूडी और जूडी की बेटी कैली भी पहुंची थी। सभी लोग उस पार्टी में एंजॉय कर रहे थे और माइक की शादी में डांस करते हुए मार्कस को एक हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके अगले सीन में हम हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ मार्कस का इलाज चल रहा था। लेकिन मार्कस की आत्मा एक अलग ही दुनिया में कैप्टन हॉवर्ड से मिलती है, जो उसे बताता है कि उसके मरने का समय अभी नहीं आया। जिसके अगले ही पल मार्कस उस हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलता है और माइक को वहां बैठा हुआ देखकर वह उसे बिना उठाए ताजी हवा में सांस लेने के लिए हॉस्पिटल की छत पर आ जाता है और छत के कॉर्नर पर खड़ा होकर अपने जिंदा होने की खुशी का इजहार करने लगता है। तभी माइक भी वहां पहुंच जाता है और मार्कस को नीचे उतार लेता है, जिसके बाद मार्कस माइक से कहता है, हमारी दोस्ती इस जन्म में ही नहीं बल्कि बहुत जन्मों से चल रही है, लेकिन तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि भाई तेरी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आने वाला है। जिसे सुन माइक मार्कस की बातों को ज़्यादा सीरियस न लेते हुए उसे कहता है, अच्छा चल हम घर चलते हैं। जिसके अगले सीन में हम जेम्स नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो एक बिजनेसमैन के पास पहुंचता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपने पैसे को कैप्टन हॉवर्ड के अकाउंट में बैक डेट की एंट्री में ट्रांसफर करवाना है। जिसे सुन वह बिजनेसमैन उस जेम्स को मना कर देता है, लेकिन जेम्स वहाँ उस बिजनेसमैन के बॉडीगार्ड को खत्म कर देता है और उस बिजनेसमैन की वाइफ को कॉल कर उसकी गर्लफ्रेंड की शक्ल दिखा देता है। जिसके डर से घबराते हुए वह बिजनेसमैन जेम्स की बात मान जाता है और सारे पैसे को कैप्टन हॉवर्ड के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। जिसके बाद जेम्स उस बिजनेसमैन और उसकी गर्लफ्रेंड को भी वहाँ खत्म कर देता है। उधर दूसरी तरफ माइक मार्कस को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा कर घर जा रहा होता है और मार्कस माइक को रास्ते में इरिटेट करते हुए कहता है, अरे माइक तू बच्चा है यार मेरे सामने, तू जानता तुझसे कितना सीनियर हूँ मैं, तुझे अपने हाथों में खिलाया यार मैंने। जिस पर माइक मार्कस से कहता है, इस लाइफ के सेकंड चांस में क्या भगवान ने दिमाग रख लिया क्या तेरा, या हॉस्पिटल वालों ने कोई स्क्रू ढीला कर दिया। और इसी तरह एक दूसरे को परेशान करते हुए ये दोनों घर पहुंचते हैं, जहां पहुंचने पर मार्कस एक तरफ अपनी स्पेशल कैंडी ढूंढने लगता है और दूसरी तरफ माइक घर के सभी लोगों को मार्कस की हरकतों के बारे में बताने लगता है कि किस तरह वह हॉस्पिटल की छत पर बिना कपड़ों के घूम रहा था और रास्ते में सिर्फ बेफिजूल की बातें ही कर रहा था। वहीं मार्कस घर पर कैंडी ना मिलने पर अपने दामाद को ब्लेम करते हुए कहता है, तू घर पर ही बैठा रहता है, कुछ काम धंधा कर ले। जिस पर दामाद उसे बताता है कि वह अभी तो आर्मी की छुट्टियों पर घर पर आया है। जिसे सुन मार्कस घर पर लगे हुए सभी कैमरों को चेक करता है और उसे पता लगता है कि उसकी पत्नी ने उसके सभी कैंडीज को फेंक दिया था। जिसके बाद मार्कस की पत्नी उसे बॉइल्ड फूड देते हुए कहती है, अब से हम सिर्फ वेजिटेरियन हैं। जिससे निराश होकर मार्कस माइक के घर से जाने पर उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, भाई 1000-2000 तू रख ले यार, मुझे कैंडीज तो ला दे। जिस पर माइक उसे कंट्रोल करने का बोलकर सिर्फ हॉस्पिटल का बताया खाना ही खाने को कहकर वहाँ से चला जाता है। रात के समय माइक को अपने सौतेले बेटे अरमांडो और अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सभी ख्याल आने लगते हैं, जिस कारण वह सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने लगता है। लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और उसे कैप्टन हॉवर्ड के अकाउंट में हो रही इलीगल ट्रांजैक्शन के बारे में न्यूज़ पता लगती है। जिसके बाद वह मार्कस के साथ अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां पहुंचने पर माइक को कैप्टन हॉवर्ड के इलीगल बिजनेस में शामिल होने की बात पता लगती है। तभी वहां कैप्टन हॉवर्ड की बेटी जेड भी पहुंच जाती है, जिस पर माइक उसे दिलासा देते हुए कहता है वह कैप्टन हॉवर्ड के केस की इंक्वायरी करेंगे और उन्हें इंसाफ दिलाकर रहेंगे। लेकिन जेड माइक को गुस्से से कहती है, इस सब के पीछे तुम्हारे बेटे अरमांडो की गलती है।
अगर वह उन्हें ख़त्म ना करता तो आज ये बात ही ना होती। जिसके बाद माइक और मार्कस इस केस की इंक्वायरी करने के लिए अपने बेटे अरमांडो के पास पहुंचते और उससे पूछते हैं कि उसने किस कारण कैप्टन हॉवर्ड को ख़त्म किया, जिस पर अरमांडो उसे बताता है कि उसकी कोई जाति दुश्मनी नहीं थी उसके साथ, वह सिर्फ उसकी माँ की हिट लिस्ट में था और उसे ख़त्म करने का टारगेट एक व्यक्ति ने उसकी माँ को दिया था, लेकिन वह उस व्यक्ति का नाम नहीं जानता। उधर जेम्स कैप्टन हॉवर्ड के अकाउंट से सीक्रेट फाइल लेने के लिए उसे ओपन कर रहा था, जिस कारण उस लैपटॉप का पासवर्ड तो क्रैक हो जाता है, लेकिन एक फाइल माइक के फ़ोन पर ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसमें कैप्टन हॉवर्ड माइक और मार्कस को गाइड करते हुए कहते हैं कि किसी पर भी विश्वास नहीं करना, तुम्हारे आसपास मौजूद सभी लोग तुम्हारे ही खिलाफ हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें इस वीडियो से अपने एक पुराने साथी फ्लेचर के बारे में पता लगता है, जिसके पास कैप्टन हॉवर्ड ने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जिसके बाद माइक और मार्कस फ्लेचर से मिलने के लिए उसकी जगह पर पहुंचने लगते हैं, लेकिन मार्कस सड़क पर सीधा जाने की बजाय उल्टा चलने लगता है। माइक इधर देख कैसे मौत को टक से छू कर आता हूँ। लेकिन माइक उसकी हरकतों को देखकर घबरा जाता है और उसे धमकी देता है कि तूने ऐसी और भी कोई हरकत की तो तुझे खत्म कर दूंगा। जिसके बाद ये दोनों फ्लेचर के पास पहुँचते हैं और उसे गन के पॉइंट पर रखकर उससे इन्फॉर्मेशन लेने ही लगते हैं कि तभी वहाँ एक गोली चल जाती है। लेकिन तभी माइक वहाँ जेम्स को पीछे से देख लेता है और उसे पता लगता है कि फ्लेचर को मार्कस ने नहीं बल्कि किसी और ने ख़त्म किया है। जिसके बाद वह उसका पीछा करने लगते हैं। जहाँ एक तरफ माइक वहाँ सभी मौजूद किलर्स को ख़त्म करने के लिए गोलियाँ चला रहा था, वहीं दूसरी तरफ मार्कस उन गोलियों की वजह से उड़ रही कैंडिस और जूस को पीने में लगा हुआ था, जिसे पीने के बाद मार्कस को अपने अमर होने का ख्याल आता है और वह बेधड़क खड़ा होकर हर जगह गोलियां चलाने लग जाता है। जिसके बाद वह उस किलर का पीछा करने के लिए सड़क पर भागने लगता है और भागते हुए एक कार के बोनेट पर बैठकर उस किलर को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। लेकिन माइक मार्कस को इस तरह देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि जो कार की तेज रफ्तार में घबरा जाता है वो कैसे आज कार के बोनेट पर बैठकर स्टंट करता हुआ उस किलर को पकड़ रहा है। और तभी माइक वहाँ हार्टबीट बढ़ने की वजह से गिर जाता है, जिसे देख मार्कस उस किलर को छोड़कर माइक की तरफ आ जाता है और माइक का इलाज होने पर उसे छेड़ते हुए कहता है, माइक बूढ़ा हो गया तू। जिसके बाद अपनी टीम के साथ उस फ्लेचर के ऑफिस की चेकिंग करने पर इन्हें एक कैप्टन हॉवर्ड की वीडियो मिलती है, जिसमें इन्हें 2003 में हुए एक सीक्रेट केस के बारे में पता लगता है, जिसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं मौजूद नहीं है। जिस केस में बहुत से करप्ट ऑफिसर मौजूद थे और इसकी इंक्वायरी कैप्टन हॉवर्ड ने की थी। तभी हम जेल में अरमांडो को देखते हैं, जिस पर एक जानलेवा हमला होता है, लेकिन इस हमले से अरमांडो बच जाता है। पर इस बात का पता जब माइक को लगता है तो वो अरमांडो को उस जेल से निकालकर अपने एरिया की स्टेट जेल में शिफ्ट करने की परमिशन अपने ऑफिस से ले लेता है। जिसके बाद माइक और मार्कस एक चॉपर की मदद से अरमांडो को शिफ्ट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम जेम्स को देखते हैं, जो पायलट को गन पॉइंट पर रखकर एक मैसेज बोलने को कहता है, जिसे पढ़ते हुए पायलट कहता है, इस चॉपर को माइक ने हाईजैक कर लिया और अरमांडो को यहाँ से छुड़ाकर अपने साथ ले जाने में लगा है। जिसके बाद जेम्स उस पायलट को खत्म कर देता है। लेकिन तभी मार्कस को कुछ शक होता है और वह उस चॉपर में पायलट को देखने के लिए जाने लगता है। पर तभी जेम्स और उसके सभी साथी माइक और मार्कस पर हमला कर देते हैं और उस चॉपर से कूद कर निकल जाते हैं। जिसके बाद माइक मार्कस की मदद से अरमांडो को पिंजरे से निकाल लेता है और अरमांडो उस चॉपर को क्रैश होने से पहले पानी में लैंड करवा देता है। उधर जेड को इस केस की इंक्वायरी करते हुए उसी पायलट की रिकॉर्डिंग मिलती है, जिससे उसका सारा शक माइक पर आ जाता है। वहीं जब जेम्स को उन सब के बचने की बात पता लगती है तो वह हर जगह उन्हें खत्म करने वाले को $5 मिलियन का इनाम देने की घोषणा कर देता है। उधर माइक, मार्कस और अरमांडो जंगल से भागते हुए एक घर से कुछ कपड़े और एक गाड़ी चुरा लेते हैं और जंगल से भागते हुए शहर की तरफ आ जाते हैं। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब होने पर माइक अपनी दोस्त के क्लब में जाने का फैसला करता है। लेकिन माइक की दोस्त $5 मिलियन पाने के लिए उनकी खबर जेम्स को दे देती है। जिसके बाद जेम्स के सभी साथी उन तीनों को पकड़कर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन ये तीनों उन्हें चकमा देते हुए एक गाड़ी की मदद से वहां से भाग जाते हैं, जिससे भागते समय जेड इनको देख लेती है और इनका पीछा करने लगती है। लेकिन ये तीनों उस गाड़ी को वहीं छोड़कर निकल जाते हैं और अपनी कलीग के पास पहुंच जाते हैं, जिसकी मदद से माइक और मार्कस कैप्टन हॉवर्ड की सीक्रेट फाइल ओपन करवाता है और उन्हें चेक करते हुए अरमांडो उन फाइल में से जेम्स को पहचान जाता है और उन सबको उसके बारे में बता देता है। जिसके बाद माइक कॉल कर रीटा को जेम्स के बारे में बता देता है और अपने ऑफिस में चल रहे इस इलीगल नेटवर्क के बारे में भी जानकारी देता है। वहीं रीटा इस समय अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, जो उसे अपने ऑफिस में चल रहे इलीगल नेटवर्क के बारे में हिंट देती है, जिसे जानने पर रीटा का बॉयफ्रेंड, जो जेम्स के साथ मिला होता है, उसे कॉल कर सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। जिसे सुनकर जेम्स माइक और मार्कस के घर पर हमला करने के लिए अपने साथियों को भेज देता है। इधर मार्कस अपने घर पर लगे हुए कैमरा चेक करने के लिए वहां लॉगिन करता है और उसे जेम्स के लोगों
को कि वहाँ पहुँचने की बात पता लगती है, जिसे जानकर वह अपने दामाद को कॉल कर बता देता है, जिसे सुन मार्कस का दामाद अपने घर के सभी मेंबर को छुपा देता है और वहाँ आए सभी 12 लोगों को चुन चुन कर खत्म कर देता है। इधर मार्कस अपने दामाद को इस तरह लड़ते हुए देखकर खुश हो जाता है। तभी हम माइक की वाइफ कैथरीन को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए जेड की बेटी कैली पहुंचती है और माइक उसे कॉल कर अलर्ट रहने के लिए कहता है। पर उसी समय जेम्स के साथी वहां पहुंच जाते हैं, जो कैथरीन और कैली को किडनैप कर वहां से ले जाते हैं। जिसके बाद जेम्स माइक को कॉल कर कैथरीन और कैली के बदले उसके बेटे अरमांडो को सौंपने के लिए कहता है, जिसे जानने पर माइक सोचने लगता है कि उनके बीच कोई गद्दार है जो उनकी बातें लीक कर रहा है और उन्हें रीटा के बॉयफ्रेंड पर शक होता है, जिसकी खबर माइक रीटा को कॉल कर दे देता है और रीटा उसकी इंक्वायरी करने के लिए उसका फोन छीनकर लिफ्ट में उसे चेक करने लगती है, जिसे देख उसका बॉयफ्रेंड रीटा पर हमला कर देता है। लेकिन तभी माइक और मार्कस की टीम वहां पहुंच जाती है, जो रीटा को बचाकर उसके बॉयफ्रेंड को पकड़कर उनके पास ले आती है। जिसके बाद माइक और मार्कस एक नई टीम बनाते हैं, जिसमें रीटा भी ऐड हो जाती है, जो अपने बॉयफ्रेंड को मैनिपुलेट कर उसकी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। जिसके बाद माइक उसी आवाज को चेंज कर जेम्स से बात करता है और उसे अपनी लोकेशन बताने के लिए कहता है। जिसके बाद इन्हें जेम्स के एक अम्यूजमेंट पार्क में होने की बात पता लगती है, जिसका पता लगने पर माइक अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ मिलकर वहां पहुंच जाता है। जिसके बाद माइक और मार्कस जेम की जगह पर पहुंचने के लिए पानी में छुप कर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक मगरमच्छ आ जाता है, जिसे देखकर माइक मार्कस से कहता है, पीछे रह तू, मैं देख लूंगा इसे, क्योंकि मैं ही अमर हूँ। लेकिन तभी वह मगरमच्छ मार्कस पर हमला कर देता है और उसका हाथ जकड़ लेता है। जिसके बाद माइक मार्कस को बचाने के लिए उस मगरमच्छ पर गोलियां चला देता है और वहां से बचने पर मार्कस माइक से कहता है, शक्ल देखकर दांत काटा इसने मुझे, इसको भी दांत काटूंगा मैं। तभी उधर अरमांडो कैली को बचाकर उसे लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है, लेकिन कैली का ब्रेसलेट वहीं पर गिर जाता है। उधर दूसरी तरफ जेम्स कैथरीन को अपने साथ ले जाता है। उसी समय मार्कस जंगल की तरफ जाते हुए उसी जगह को देखता है, जिसे उसने अपने हार्ट अटैक के बाद बेहोश होने पर देखा था। लेकिन तभी जेम्स भी वहां पहुंच जाता है, जो मार्कस को गन पॉइंट पर लेकर कैथरीन के साथ खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर माइक वहां पहुंच जाता है और वह मार्कस के अमर होने की बात सोचकर उस पर गोली चला देता है और साथ ही मार्कस के गिरने पर वह लगातार गोलियां चलाकर जेम्स को खत्म कर देता है। उधर हम जेड को देखते हैं, जिसे उस लोकेशन पर अपनी बेटी का ब्रेसलेट मिलता है और उसे फॉलो करते हुए वह जंगल में अपनी बेटी और अरमांडो के पास पहुंच जाती है। जहां पहुंचने पर जेड अपने पिता के कातिल अरमांडो को खत्म करने के लिए उसे गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन तभी अपनी मां को रोकते हुए बताती है कि इसी ने उसकी जान बचाई है। जिसके साथ ही माइक भी वहां पहुंच जाता है, जो जेड से अरमांडो को छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगता है। जिसके बाद जेड अरमांडो को वहां से जाने का एक मौका दे देती है और माइक अपने बेटे को एक अच्छी लाइफ जीने के लिए वहां से भेज देता है। जिसके बाद जेम्स और उसके सभी साथियों के बारे में पता लगने पर मियामी पुलिस माइक और मार्कस को सभी चार्जेस से मुक्त कर देती है। जिसके अगले सीन में हम माइक और मार्कस को अपनी फैमिली के साथ एक फैमिली ट्रिप पर आए हुए देखते हैं, जहां माइक और मार्कस एक तरफ अपना फूड ग्रिल कर रहे होते हैं कि उसी समय मार्कस का दामाद वहां पहुंच जाता है, जो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या वो ग्रिल पर चिकन रोस्ट कर सकता है। जिसे सुनने पर मार्कस सबसे पहले अपने दामाद को ही रोस्ट कर देता है, लेकिन बाद में वो ये जानकर चुप हो जाता है कि उसने किस तरह उन 12 लोगों को खत्म कर दिया था। जिसके बाद माइक और मार्कस अपने दामाद को सलूट कर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद फर्स्ट टाइम मार्कस के दामाद पर एक स्माइल के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे आने वाली एक नई मूवी या सीरीज के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्ट टू कंटिन्यू।